वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है 12th और 13th अप्रैल 2026। इसका मतलब इसमें बेसिकली ना 11th और 12th के न्यूज़ को शामिल किया गया है, लेकिन ये वीडियो आपको 13th ऑफ अप्रैल को मिलेगा। इस वीडियो में जितने सारे न्यूज़ कवर किए गए हैं वो स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो जितने भी न्यूज़ कवर किया गया ना उसका देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टराइजेशन करके टाइम स्टैम्प के साथ दिया गया है। तो जो न्यूज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वैसे सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, आप उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। आज का अगर इंडिया में कह लें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ कह सकते हैं वो है लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले, उनका डेथ हो गया। इनकी एल्डर सिस्टर थी लता मंगेशकर, ठीक है, उनका 22 में डेथ हो गया था, और फिर आशा भोसले का अभी डेथ हो गया है। इनके बारे में तो आप जानते हो, ये बेसिकली 92 ईयर्स की थी और इनका डेथ कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। इसमें देखो हमें क्या याद रखना है, अगर थोड़ा जानना चाहते हो। इनका जन्म 8 सितंबर 1933 में हुआ था। कौर, ये जगह कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्रन है। इनकी जो पहली सॉन्ग थी जो इन्होंने गाया था वो थी मराठी फिल्म माझा बाल के लिए 1943। उसके बाद से तो जानते हो आप, हिंदी फिल्म में, मराठी फिल्म में ये वन ऑफ द बेस्ट थी सिंगर, अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ, जिनका डेथ हुआ था 2022 में। देखो, जब लता मंगेशकर का डेथ हुआ था ना 2022 में, तब देखो उस समय एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछा था। लता मंगेशकर इंडिया की पहली आर्टिस्ट थी जिन्होंने परफॉर्म किया था सेंट रॉयल अल्बर्ट हॉल जो लंदन में है, उसमें परफॉर्म किया था। तो उसमें पूछा था भारत का पहला आर्टिस्ट जिसने अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया वो कौन था? लता मंगेशकर थी वो, ठीक है। डेथ में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बेसिकली ये पढ़ते हैं कि ये किस फील्ड से बिलोंग करती है। आशा भोसले इतनी पॉपुलर है कि ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा कि ये प्लेबैक सिंगर थी। तो फिर अगर लता मंगेशकर वाला क्वेश्चन ध्यान में रखें तो फिर हम लोग यही याद कर सकते हैं, इन्होंने बॉय जॉर्ज, ठीक है, उसके साथ आपका गाना गाया है, और फिर इन्होंने एक रिकॉर्ड किया था, एक ट्रैक विद REM माइकल स्टेप के साथ, ठीक है। तो दो याद रखना, एक बॉय जॉर्ज इसके साथ इन्होंने संगीत गाना गाया था, और REM माइकल स्टेप के साथ, ये दो है। फिर आप जानते हो इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था। तो जो इनाग्रल इंडियन प्रीमियर लीग था ना, उसमें गाना फीचर किया गया था, वो था यू आर द वन फॉर मी। ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था, और उसके साथ गिटार पे कौन थे? ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे ना। तो ये याद रखना। जो IPL का यू आर द वन फॉर मी था, उसमें आशा भोसले ने किस क्रिकेटर के साथ ये रिकॉर्ड करवाया था? क्रिकेटर का नाम क्या था? ब्रेट ली, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको याद रखिएगा। इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है ना उसको हम लोग याद कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया था 2000 में। भारत में फिल्म में जो सबसे बड़ा अवार्ड है ना वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, वो दिया गया था इनको 2000 में। इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वह है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद जो सेकंड रैंक पे आता है ना वो है आपका पद्म विभूषण, ये इनको मिला था 2018 में। पद्म विभूषण के बाद, या कह लें इंडिया का थर्ड हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है ना वो है आपका पद्म भूषण। ये इनको कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था, ये तो याद रहेगा, ठीक है। इसी में आप ध्यान रखना, जो 55th दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023, ये थोड़ा सा ना डिले में चल रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 55th दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का है, ये किसको दिया गया है? मलयालम फिल्म एक्टर मोहनलाल को। लेकिन ये जो अवार्ड था ना इनको प्रेसिडेंट ने दिया था कब? 2025 में। तो ये ना अवार्ड डिले में चलता है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट है 55th दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का, लेकिन दिया गया 2025 में, ये किसको मिला है? मलयालम फिल्म के वेटरन एक्टर मोहनलाल को। यहाँ तो ठीक है। हमारे देश में एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा इनके बारे में। इनका जो 200th बर्थ एनिवर्सरी है ना उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा सेलिब्रेट करेगा, और ये सेलिब्रेट किया जाएगा कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए, ठीक है। तो जो 200 बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, महात्मा
ज्योतिबा फुले का, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 इयर्स तक सेलिब्रेट करेगा। ये स्टार्ट हुआ है कब से? 11 अप्रैल 2026 से, और ये चलेगा कब तक? 11 अप्रैल 2028 का। इसका मतलब भारत सरकार के जितने सारे मिनिस्ट्री हैं वो पूरे इंडिया में ज्योतिबा फुले से रिलेटेड आपके कार्यक्रम करेगा, ताकि इनके काम के बारे में प्रचार और प्रसार किया जा सके। ये जो 2 इयर्स का जो सेलिब्रेशन होगा ना, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी बना रखा है, और इसके चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद इसके चेयरमैन है। ज्योतिबा फुले जो है ना, इनका जन्म हुआ था ज्योतिराव गोविंदराव फुले के रूप में। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? पुणे, महाराष्ट्र। ये कास्ट से ना माली हैं, ठीक है, लोअर कास्ट है। बचपन से इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, उसके बाद इन्होंने समाज में सुधार करने का बीड़ा उठाया, ठीक है। इन्होंने बनाया था सत्यशोधक समाज, ये इम्पोर्टेंट है। सत्यशोधक समाज बनाया था कब? 1873 में, और उसका मेन उद्देश्य क्या था? सोशल रिफॉर्म करना, स्पेशली काम करना किसके लिए? जो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो दबे कुचले वर्ग हैं हिंदुस्तान में। दबे कुचले वर्ग में कौन कौन आ जाता है? वुमेन्स, दलित, शूद्रस, ये सब है ना, इनके राइट्स के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। इनकी जो वाइफ थी ना, वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने दोनों मिलकर 1848 में इंडिया में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी, और ये स्थापना की थी कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। इतना साइड का इन्फॉर्मेशन है। सत्यशोधक समाज, भारत का पहला गर्ल्स स्कूल भी दोनों ने मिलकर खोला था 1848 में। और महात्मा ज्योतिबा फुले ये बेसिकली किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक ठीक है। फिर लेह का जो KBRA एयरपोर्ट है, वो भारत का पहला एयरपोर्ट होगा जो जियोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। कोशिश किया गया है ना, इसको पूरा ग्रीन एयरपोर्ट बनाया जाए। ग्रीन एयरपोर्ट का मतलब क्या हो गया? इसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसमें एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाएगा सोलर एनर्जी का। लेकिन आप जानते हो, भारत का पहला एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, जिसने सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू किया था, वो था आपका कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इंडिया का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट था, ठीक है। ये तो बहुत पहले की बात हो गई। लेह में जो एयरपोर्ट बन रहा है ना, KBRA, जिसका फुल फॉर्म है कुशॉक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये लेह में ही है आपका। ये भी देखो ग्रीन एयरपोर्ट होगा, लेकिन इसमें खास बात क्या है? ये जियोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। भारत में पहला एयरपोर्ट जो जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करेगा, वो कौन है? आपका KBRA एयरपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना जरूर आएगा, ये 100% आएगा। ये दूसरा जो न्यूज़ आया था, CARI बेंगलुरु बिकम्स फर्स्ट CCRAS इंस्टीट्यूट टू अचीव ISO 15189 2022 एक्रेडिशन, ठीक है। एक्रेडिशन का मतलब मान्यता होता है। इसको कैसे याद रखना है? पहले CARI, इसका फुल फॉर्म याद रखो, क्लिनिकल लेबोरेटरी एट द सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। स्टैटिक क्वेश्चन होगा, वो पूछेगा CARI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु, कर्नाटका। CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। NABL, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये जो है ना QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब ही ये होता है, ये भारत में जो अलग अलग क्षेत्र है ना, उसमें एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड फिक्स करता है, फिर उसको मान्यता देता है, ठीक है, ताकि कस्टमर जब इसको इस्तेमाल करे तब वो एश्योर रहे कि इसमें ये मिनिमम क्वालिटी तो ये फॉलो कर ही रहा है। QCI जो है ना, वो बेसिकली आता है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। इसका मतलब NBL भी किसके अंदर आता होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। NABL का नाम से ही लगो, भारत में जितने सारे हॉस्पिटल हैं, जितने सारे आपके डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, उसमें ये चेक करता है, और फिर जो अगर वो क्वालिटी के जो मापदंड है उसको फॉलो करता है तो उसको ये सर्टिफाई करता है, ताकि लोग ये जाने कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड तो फॉलो किया जा रहा है। तो यही NABL जो है ना, उसने जो CCRAS का जो इंस्टीट्यूट है CARI को, उसको दिया है ISO 15189 2022 का
फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी होता है जो ब्लड से रिलेटेड होता है, ब्लड का टेस्ट वगैरह आप करवाते हो ना डायग्नोस्टिक सेंटर में, वो बेसिकली हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। इसका देखो न्यूज़ क्यों है, आयुर्वेदा जो है ना उसको साइंस नहीं माना जाता बहुत जगह, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि आयुर्वेद को ना एक उसमें साइंटिफिक मेथड लाना चाहता है, यानी कि एक वो स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहता है कि ये स्टैंडर्ड को वो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह फॉलो करें। तो इससे क्या होगा, जब एक साइंटिफिक मेथड को वो फॉलो करना शुरू होगा ना तो फिर एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा और फिर इसको इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अभी क्या होता है, अधिकतर लोग मानते हैं ना आयुर्वेद साइंस नहीं है, सूडो साइंस है। ठीक है, तो ये एक पहला स्टेप है इसमें। ये पहला इंस्टीट्यूट है भारत का CCRS के अंदर जिसने ये एक्रेडिशन अचीव किया है। डिफेंस में आ जाओ, इंडिया और उज्बेकिस्तान का ना जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है, कोड नेम है दस्तलिक, ये उज्बेकिस्तान में स्टार्ट हो गया है। ये कहाँ पे हो रहा है, नमंगम उज्बेकिस्तान में। कब से कब हो रहा है हमारे लिए काम का नहीं होता है, बस रेफरेंस के लिए इसको दिया जाता है। इसमें देखो याद रखना क्या क्या याद करना है मिलिट्री एक्सरसाइज में। ये 7th एडिशन है मिलिट्री एक्सरसाइज का दस्तलिक, ये एनुअली होता है। ठीक है, इसका मतलब हर साल ये होगा, और ये फर्स्ट स्टार्ट कब हुआ था 2019 में, और पहली बार कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में। इसमें क्या खासियत है, एक बार इंडिया में होगा, एक बार उज्बेकिस्तान में होगा। तो जो आपका 6th था ना एडिशन 2025 में हुआ था, ये पुणे में हुआ था महाराष्ट्र में अप्रैल 2025 में। इसीलिए देखो 7th एडिशन 2026 में है, वो कहाँ हो रहा है, उज्बेकिस्तान। तो जो फिर अगला होगा ना 8th एडिशन 2027 में होना चाहिए, और वो इंडिया में होगा। शुरुआत में जब ये मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था ना, ये सिर्फ आर्मी एक्सरसाइज था। बाद में दोनों गवर्नमेंट सहमत हुए और इसमें एयरफोर्स भी अब शामिल हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये जॉइंट एक्सरसाइज है, आर्मी और एयरफोर्स का दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। 2026 का जो एक्सरसाइज हो रहा है ना, इसमें इंडियन आर्मी के महार रेजिमेंट के लोग गए हैं और कुछ इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल गए हैं। ये महार रेजिमेंट वगैरह जो क्वेश्चंस है ना, ये CDS वगैरह का एग्जाम दोगे या NDA वगैरह का दोगे, इसमें पूछेंगे। नॉर्मल एग्जाम में दस्तलिक, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसरो, इसको स्पेशल AIMA अवार्ड दिया गया है। AIMA क्या होता है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो उसने अपना स्पेशल अवार्ड दिया है इसरो का। अवार्ड का नाम क्या है, AIMA स्पेशल अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस एक्सेलेंस फॉर 2025। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, जरूर पूछेगा। ठीक है, नाम से ही लगता है भारत में जितने सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ना, उसका ये बॉडी है, प्राइवेट वाले का है, सरकारी का नहीं होता। AIMA, इसरो का नाम आ गया। थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लो, ये भारत का प्रीमियर स्पेस रिसर्च एजेंसी है। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 में, है ना। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। जैसे एटम में ना भारत का जो फादर ऑफ एटॉमिक प्रोग्राम है वो है होमी जहांगीर भाभा, ये नाम आपने सुना होगा। तो जो कंट्रीब्यूशन होमी जहांगीर भाभा का एटम में है ना, वही कंट्रीब्यूशन डॉक्टर विक्रम साराभाई का स्पेस रिसर्च में है भारत में। और भारत में जो पहला चेयरमैन भी जो बने थे इसरो के, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे। इसरो के जो 11th और करंट चेयरमैन है ना, वो है प्रोफेसर V नारायणन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में। इतना तो स्टैटिक पोर्शन है, इसरो फेवरेट है, पूछता ही रहता है, ये थोड़ा याद रखना। अब देखो स्पेस में ही रहते हैं, आर्टेमिस 2। ठीक है, जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसको किया था, एक और 2 अप्रैल वाले वीडियो में भी इसका डिटेल में किया था आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में, काइंडली उसको देख लेना 1 और 2 अप्रैल के वीडियो में, क्योंकि इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ इसमें थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। ठीक है, आर्टेमिस 2 जो है ना, ये रिटर्न किया था 10th of अप्रैल 2026 को। भारत में ये हो गया 11th of अप्रैल। ठीक है, इसका जो कैप्सूल था ना, जिसमें वो 4 एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे, उसका नाम था ओरायन। ये पानी में गिरा कहाँ पे, सैन डिएगो, ये कैलिफोर्निया है ना यूनाइटेड स्टेट्स में, वो
बसा हुआ किसके किनारे, पैसिफिक ओशन के किनारे। तो उनका जो ओरियन कैप्सूल था वो यहाँ पे स्प्लैश डाउन किया था, पानी में गिरा था। याद रखना, ऐसे पूछ सकता है जो आर्टेमिस 2 के जो क्रू थे ना, उनका जो स्पेसशिप था या कैप्सूल था वो किस ओशन में गिरा था। ओशन का नाम क्या होगा, पैसिफिक ओशन। इसको लॉन्च किसने किया था, नासा। जैसे भारत में इसरो है ना, वैसे ही यूएस में है उसका स्पेस एजेंसी जिसका नाम है नासा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म याद रखना। ये जो आपका आर्टेमिस 2 का जो रॉकेट था, रॉकेट का नाम क्या था, SLS, स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, कैनेडी स्पेस सेंटर, टैम्पा बे, फ्लोरिडा, USA। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट थे। कैप्टन कौन था, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टीना कॉच, और कनाडा के कौन थे, जर्मी हैंसन। इसका मतलब 4 थे। अब देखो ये जो वापस आए हैं ना, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये याद रखना, ये लोग मून पे नहीं उतरे थे, ये फ्लाई पास किए थे, यानी कि मून का चक्कर लगा के ये अर्थ पे आए थे। लास्ट जो मैन्ड मून मिशन था ना नासा का, वो था 1972 में गया था, और वो था आपका अपोलो 17। ठीक है, तो लास्ट जो मैन मिशन टू मून था वो था अपोलो 17, 1972। उसके बाद 2026 में नासा ने अपना एक मैन मिशन भेजा है टू मून। ठीक है, आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 जो है ना, उसने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है। पहली बार ह्यूमन बीइंग अर्थ से सबसे दूर चला गया है। वो कितना दूर गया था आर्टेमिस 2, 252756 माइल्स, या फिर ये किलोमीटर में कहें तो 406771.352 किलोमीटर्स। ठीक है, इसने रिकॉर्ड किसका तोड़ दिया, अपोलो 13 का कर दिया। और अपोलो 13 जो लॉन्च हुआ था 1970 में, उसके कंपैरिजन में ये 4111 माइल्स या 4111 माइल्स या 6616 किलोमीटर्स फारदेस्ट गए थे उनसे। तो एक एब्सोल्यूट, और अपोलो 13 से कितना एक्स्ट्रा गए थे वो याद रखना है। फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई पास द मून, क्रिस्टीना कॉच, जो इसके मेंबर थी, USA की हैं। अभी तक सिर्फ वाइट पीपल ही जो थे ना US के, वो जाते थे नासा के मून के मिशन पे। पहली बार कोई ब्लैक मून के पास पहुंचा है, वो कौन है, विक्टर ग्लोबर, ये भी US के हैं। पहली बार कोई नॉन अमेरिकन, याद रखना अभी तक मून के सरफेस पे आदमी या ह्यूमन बीइंग उतारने वाला कौन है, नासा है। तो फर्स्ट नॉन अमेरिकन जो मून के पास से गुजरा ह्यूमन बीइंग, वो है जर्मी हैंसन। ये कहाँ के हैं, कैनेडियन है। और जो लास्ट मैन मिशन था वो तो पता ही है, नासा का 1972 में अपोलो 17 था। ठीक है, अब थोड़ा सा मून एक्सप्लोरेशन के बारे में थोड़ा सा कर लें। पहला ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट जो मून के पास से गुजरा था, फ्लाई पास का मतलब होता है पास से गुजरा था, वो था लूना 1। ये रोबोटिक मिशन था, ये था USSR का। ठीक है, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं, सोवियत यूनियन भी कहते थे, बाद में वो टूट गया। तो 1959 में पहली बार USSR का या सोवियत यूनियन का स्पेसक्राफ्ट मून के पास पहुंचा था, वो था लूना 1। मून के सरफेस पर लैंड होने वाला था लूना 9, ये भी USSR का था 1966 में। फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन मून कौन था, अपोलो 11 मिशन जो था नासा का 1969 में। इसमें ना 3 क्रू मेंबर थे। कैप्टन कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। मून के सरफेस पे उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। और इसके बाद उतरे कौन थे, एडविन ऑल्ड्रिन। ये दो तो आपके उतरे थे मून के सरफेस पे। जो माइकल कॉलिंस थे ना, तीसरे मेंबर, वो उस मॉड्यूल को के कमांड कर रहे थे जो मून का चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन, स्पेस, वो जो मून पे लैंड किया था ना, उससे फिर रोवर, उससे फिर वो कहाँ गए, स्पेस में डॉक किया, किसके साथ, मॉड्यूल के साथ जो स्पेस में था। उसके बाद ये लोग वापस आए थे। तो फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून नील आर्मस्ट्रांग, सेकंड कौन था, एडविन ऑल्ड्रिन। इंडिया ने टारगेट किया है कि वो अपना क्रू मेंबर मून पे भेजेगा बाय 2040। नासा का टारगेट है 2028 और चाइना का है बिफोर 2030।
ये तो याद रहेगा ह्यूमन वाला। वैसे अगर इंडिया की बात करें तो पहला जो मिशन था वो था आपका चंद्रयान, इसरो ने भेजा था। ठीक है, ये भेजा था कब? 2008 में। इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? इसने मून का जो साउथ पोल है ना, वहाँ पे वाटर ढूंढा था। उसके बाद लोगों की दिलचस्पी फिर से मून में बढ़ गई, क्योंकि अब उनको लगता है मून पे उतरा जा सकता है, मून पे रहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी मिलता है। तो चंद्रयान 1 जो मिशन था ना, वो लॉन्च हुआ था 2008 में। फिर इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 आपका लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में। इसमें अटेम्प्ट किया गया था मून पे लैंड करने के लिए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ था। फिर चंद्रयान 3 जो था ना, इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2024 में, यहाँ तक ठीक, सॉरी जुलाई 2023 में, है ना, जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो लैंडर था, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, जो मून के सरफेस पे लैंड किया था। विक्रम कब लैंड किया था? 23 अगस्त 2024। ठीक है, मून के सरफेस पे ये लैंड किया था 23 अगस्त 2024। इसका मतलब इंडिया वर्ल्ड का कौन सा कंट्री हो गया मून पे लैंड करने वाला? यूएस, रशिया, चाइना। चाइना के बाद फोर्थ कंट्री हो गया इंडिया, जिसने लैंड किया था आपका मून के सरफेस पे। विक्रम कहाँ पे लैंड किया था? ये आपका लैंड किया था सदर्न पोल ऑफ मून, साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया था। जिस जगह पे विक्रम लैंड किया था ना, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका एक नाम सजेस्ट किया है, जिसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। इसका नाम क्या है? शिव शक्ति। मून में ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी आप याद रख लेना। ठीक है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का रिपोर्ट आया था। रिपोर्ट का नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, अप्रैल 2026 में ये रिलीज एडिशन है ये। क्वेश्चन देखो, ये पूछेगा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कौन रिलीज करता है? उसको रिलीज करता कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी। इसके रिपोर्ट में इसने कहा है कि 25-26 में ना इंडिया का ग्रोथ रेट कितना रहेगा? जीडीपी का, रियल जीडीपी का ग्रोथ 6.9। 26-27 में प्रिडिक्ट कर रहा है ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 7.3% रहेगा। इसका मतलब इंडिया मेजर इकॉनमी में वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होगा। वर्ल्ड बैंक का भी जो रिपोर्ट आया था, उसने कहा था 26-27 में इंडिया का ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 6.6%। आरबीआई कहता है 26-27 में इंडिया का ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 6.9% रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, भारत में स्टैटिस्टिक्स का जो रिपोर्ट होता है वो आपका रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसने जो रियल जीडीपी का जो बेस ईयर है ना, उसको चेंज करके कर दिया है कितना? 22-23। तो रियल जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जो बेस ईयर है वो 22-23 है। एनएसओ का जो रिपोर्ट आया था, फेब में आया था, उसने कहा था कि इंडियन इकॉनमी जो है ना, उसका ग्रोथ रेट जो था 25-26 में वो था 7.3%। ठीक है, लेकिन देखो ये 7.3 कह रहा है और एशियन डेवलपमेंट बैंक 6.9 कह रहा है। फ़र्क क्या है? ये प्रोविजनल है, इसमें अभी भी चेंज हो सकता है, और जो फाइनल रिपोर्ट है ना वो फिर सितंबर वगैरह में देखना आएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखना है? एनएसओ या गवर्नमेंट के हिसाब से हमारे देश का जीडीपी का ग्रोथ रेट 25-26 में कितना था? 7.3%। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है 6.9, 26-27 में कहता है कितना? 7.3। वर्ल्ड बैंक कहता है 26-27 में इंडिया का ग्रोथ रेट कितना होगा? 6.6, और आरबीआई कहता है कितना? 6.9% होगा। थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन कर लो, जो हमेशा करना पड़ता है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। मेंबर कंट्री कितने हैं? 69 मेंबर कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मंडलियोंग सिटी, मेट्रो मनीला, फिलीपींस। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसातो कांडा। एशियन डेवलपमेंट बैंक बेसिकली मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है और फोकस करता है किस पे? एशिया पैसिफिक रीजन पे। यानी कि जो एशिया पैसिफिक की रीजन के जो कंट्री है ना, उसको ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको याद रखिएगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है ऑन डीजल एंड एटीएफ। ये पीछे वाला वीडियो में भी था, लेकिन विंडफॉल छूट गया था इसीलिए कर रहे हैं।
विंडफॉल टैक्स जो लगा रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपसे यही पूछेगा विंडफॉल टैक्स होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विंडफॉल टैक्स बेसिकली क्या है, ये स्पेशल टैक्स है विच इज इम्पोज्ड ऑन कंपनीज विच अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स दे सेल। इसको जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली है क्या, भारत में ना ऑयल रिफाइनिंग होता है और फिर उसके बनते हैं पेट्रोल, डीजल और एटीएफ। एटीएफ होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। भारत एक एक्सपोर्टर है, तो अधिकतर जो फ्यूल है ना, जो पेट्रोल पंप पे आप लेते हो, उसमें देखना आप सरकारी कंपनी का ही नाम देखते होगे, आईओसी का देखते होगे, एचपीसीएल या बीपीसीएल ही देखते होगे। लेकिन भारत में कुछ प्राइवेट कंपनी भी है। एक है नयारा, ये रशियन ओन्ड है, और है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये दोनों जो है ना, नयारा और रिलायंस, उसने क्या किया है, शेल के भी कुछ आप दिखेंगे पेट्रोल पंप, तो प्राइवेट वालों ने क्या किया है, उन्होंने ना भारत में अपना तेल का दाम बढ़ा दिया है, पेट्रोल और डीजल का, जबकि सरकारी कंपनियों ने नहीं बढ़ाया। उसके बाद इन्होंने लिमिट भी लगा दिया है, जैसे आपने सुना भी होगा 1,000 रुपये से ज़्यादा हम आपको पेट्रोल डीजल नहीं देंगे, प्राइवेट वाले कर रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि ईरान पे जो अटैक हुआ है उसके कारण वर्ल्ड में ना ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी कर क्या रहा है, भारत में पेट्रोल डीजल कम बेच रहा है और ये सारा चीज़ ना विदेश में बेच रहा है, और क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगा बिक रहा है ना, इसके कारण इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसको डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन पे टैक्स लगा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। इसका मतलब अब अगर भारत से डीजल का एक्सपोर्ट होगा तो 1 लीटर ऑफ डीजल पे एक्स्ट्रा टैक्स कितना लग गया, 55.50 पर लीटर। एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे कितना लग गया है, 42 रुपीज़ पर लीटर। गवर्नमेंट का होप क्या है, अगर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, इससे भारत से जो डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो महंगा हो जाएगा, बाहर नहीं बिकेगा, तो फिर इन प्राइवेट कंपनी को ये सामान कहाँ बेचना पड़ेगा, भारत में ही बेचना पड़ेगा। इससे क्या होगा, भारत में डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल का सप्लाई बढ़ेगा, इससे भारत में दाम क्या होंगे, कम होंगे। देखो यही मतलब इसका मकसद है, विंडफॉल टैक्स याद रखना। लेकिन याद रखना, ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए गए हैं ना, ये डीजल और एटीएफ जो रिफाइन किया जा रहा है, एसईजेड, एसईजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उस पर लागू नहीं होगा। एसईजेड में जो रिफाइनरी है ना, वो रिलायंस का है जामनगर में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो रिफाइनरी है ना जामनगर गुजरात में, वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। ये आप जानते हो वर्ल्ड में सिंगल लार्जेस्ट एक ही जगह पे जो रिफाइनरी है वो रिलायंस वालों का है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे ये टैक्स इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ना टैक्सेशन पर्पस के लिए इंडिया से बाहर माना जाता है, इसीलिए उसको एग्जाम्प्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये लीगल है इसीलिए किया गया है, या तो ठीक है। विंडफॉल टैक्स जरूर याद रखना। फिर ईरान वाले वॉर पे ही रहे, आप जानते हो पाकिस्तान ने मेडिएशन किया है और इस्लामाबाद में ईरान और यूएस का पीस टॉक हुआ था। कब हुआ था, 11 अप्रैल 2026 को, और जैसा एक्सपेक्टेड था कोई बात बनी नहीं, उसको अभी छोड़ो। 1979 में ईरान में हुआ था इस्लामिक रेवोल्यूशन, और फिर आयत अली खोमेनी ये बने थे उसके सुप्रीम लीडर। 1979 के बाद पहली बार अमेरिका और अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठ के बात, जो उन्होंने के बीच में बातचीत हुआ था, ये पहली बार हुआ था 2026 में। सोच लो इतने सालों के बाद दोनों मिले हैं डिप्लोमेटिकली, ठीक है, डायरेक्ट टॉक्स किया है। यूएस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, ये इंपॉर्टेंट है। और ईरान के डेलीगेशन को लीड कौन कर रहा था, ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर है ना, मोहम्मद बगर गलीबफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम याद रखो। और इस पर बहुत सारा किया है हम लोगों ने पहले से ही, ठीक है। फेब में ही इसराइल और ईरान ने लॉन्च किया था ईरान पे अटैक। उनका मेन उद्देश्य क्या है, ईरान एटम बम ना बनाए, यही था ना उस पर, वही उसी पे मामला फंसा हुआ है। यूएस ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया ना अगेंस्ट ईरान, उसका नाम क्या है, एपिक फ्यूरी। यूएस के ऑपरेशन का कोड नेम है एपिक फ्यूरी।
इजरायलियों ने जो लॉन्च किया ना, उसका नाम है ऑपरेशन रोरिंग लायन। ऑपरेशन रोरिंग लायन ये इजरायलियों का है, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशन का नाम याद रखना। और जो लेटेस्ट है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है विद पर्शियन गल्फ, जिससे आपका लगभग कहते हैं वर्ल्ड का 20% ऑयल और गैस पास करता है, और इसको ईरान ने टारगेट कर रखा है ना, सप्लाई लगभग बंद पड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अमेरिका वहाँ पे ब्लॉकेट करेगा और किसी भी शिप को वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं ना, वो पास करने नहीं देगा। इसमें और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा एग्ज़ाम के हिसाब से वो हम लोग करेंगे। आप ये याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसको मिलाता है? गल्फ ऑफ ओमान को विद पर्शियन गल्फ। एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। फिर जयशंकर साहब गए हुए हैं कहाँ पे? मॉरिशस, पोर्ट लुइस में। वहाँ पे 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस था। पिछले वाले वीडियो जो है ना, इसके जस्ट 10th और 11th अप्रैल में, उसमें डिटेल में किया गया है। वो मिले मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ। पोर्ट लुई मॉरिशस की कैपिटल है। ये अफ्रीकन कंट्री है लेकिन इंडियन ओशन में आता है। उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, और जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर सितंबर 2025 में भारत जब आए थे ना, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था इकोनॉमिक असिस्टेंस पैकेज, और वो कितना था? $680 मिलियन का। ये मॉरिशस के बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसमें भारत सरकार उनको हेल्प करेगा, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट देखो सितंबर 2025 में साइन हुआ, तो हमारे लिए तो पुराना हो गया ना, लेकिन नहीं, क्योंकि अब इम्प्लीमेंट करने का एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है, तो फिर से ये हमारे लिए करंट का इशू बन गया। ठीक है। तो भारत किस देश को $680 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? मॉरिशस। ठीक है। डॉक्टर जयशंकर और नवींद्र चंद्र रामगुलाम ने 11 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, ठीक है, जो इंडियन फंडेड है। उसमें काम का एक चीज़ क्या था? कर्मयोगी पोर्टल। कर्मयोगी पोर्टल जो है ना, ये बेसिकली इंडिया में लॉन्च किया गया, इंडियन गवर्नमेंट का है, जिसमें भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं ना लोग, या ब्यूरोक्रेसी है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। कर्मयोगी पोर्टल जो लॉन्च हुआ है मॉरिशस में, इसमें मॉरिशस के जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। मॉरिशस भारत से बाहर पहला देश है जहाँ पे कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। आउटसाइड इंडिया पहली बार कर्मयोगी पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? मॉरिशस में। फिर ईरान का पड़ोसी देश है इराक। इसका इलेक्शन हुआ था, और वहाँ के जो पार्लियामेंट है ना, उसने किसको इलेक्ट किया है? निज़ार अहमदी को। तो निज़ार अहमदी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। ये ना एक कुर्द हैं, ठीक है, एथनिक ग्रुप हैं। ठीक है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था कब? नवंबर 2025 में। और इसमें ईरान समर्थक जो ग्रुप है ना, देखो इराक में शिया पॉपुलेशन ठीक ठाक है, और वहाँ पे ना ईरान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इराक समर्थक ग्रुप जो है ना, उसको अच्छी खासी मेजॉरिटी आई थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। लेकिन इन्होंने, यूएस ने साफ कहा है कि अगर इराक की पार्लियामेंट ने ईरानियन समर्थित किसी को इलेक्ट किया ना, तो उसके खिलाफ सैंक्शन लगा देंगे। इसी धमकी के बीच में ईरानियन पार्लियामेंट ने निज़ार अहमदी को इलेक्ट किया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इराक। इराक का जो सिस्टम है ना, थोड़ा अजीब है। उसका जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हमेशा एक शिया मुस्लिम होगा, उसका जो प्रेसिडेंट होगा वो एक कुर्द होगा, और जो पार्लियामेंट्री स्पीकर होगा ना, वो सुन्नी मुस्लिम होगा। इस तरह से पावर को डिवाइड किया गया है इराक में। आप जानते हो इराक, इसका कैपिटल क्या है? बगदाद। ठीक है, इतना याद रखना। ये ईरान का नेबर है, ये अरब कंट्री है। ईरान अरब नहीं है, वो पर्शियन है। ठीक है। फिर इस्माइल उमर गुले, इसको रीइलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिबूती। ठीक है, फॉर ए 6th टर्म। अजीब है। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, 97.8% वोट मिला था किसको? उमर गुले को। कारण है
2016 से जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है ना, उसके दो जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो इलेक्शन में खड़ा नहीं होता है, ठीक है। ओमार गुले पहली बार इलेक्ट हुए थे कब? 1999 में। उसके बाद से लगभग 27 ईयर से ये रूल कर रहे हैं कहाँ पे? जिबूती में। जिबूती का जो प्रेसिडेंट होता है उसका टर्म होता है 5 ईयर्स का। जिबूती एक अफ्रीकन कंट्री है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? जिबूती ही है। इसकी आबादी कहते हैं 1 लाख के आसपास है और इसकी करेंसी क्या है? जिबूती फ्रैंक है। आज के वीडियो में देखो ये मेन न्यूज़ था। न्यूज़ थोड़ा अगर कम भी लग रहा हो तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में इसको शामिल कर लेंगे। मेन उद्देश्य ये है ना, वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखा जाए। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।